चलिए एक कहानी की कल्पना करते हैं। एक ऐसी कहानी जो स्याही से नहीं बल्कि पानी से लिखी गई है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं या सल्तनतों की कहानी नहीं है। ये तो उन जीवन देने वाली धाराओं की कहानी है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं, मैदानों को हरा भरा करती हैं और फिर आखिर में समुंदर में मिल जाती हैं। जी हाँ, ये कहानी है हमारी नदियों की। कभी सोचा इस बारे में कि नदी की हर एक लहर अपने साथ सदियों का इतिहास लेकर बहती हैं? ये नदियां सिर्फ भूगोल का कोई चैप्टर नहीं है। नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी आज की तरक्की की खामोश गवाह रही हैं। तो आज हम इन्हीं जीवन रेखाओं की कहानी को परत दर परत खोलकर समझेंगे। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। भारत में नदियों के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो हजारों साल पुराना है और बहुत गहरा है। ये सिर्फ जरूरत का रिश्ता नहीं बल्कि श्रद्धा का है। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है बल्कि हमारी आस्था का जीता जागता केंद्र हैं। ये जो श्लोक अभी हमने सुना, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है। ये तो समझिए भारत की आत्मा को पुकारना है, उसकी सारी पवित्र नदियों को एक साथ एक अंजलि जल में बुलाना। ये दिखाता है कि कैसे हमारी सुबह की पूजा से लेकर हर धार्मिक काम में ये नदियां हमारे मन में बसी हुई हैं। मतलब हम पानी में सिर्फ पानी नहीं देखते बल्कि इन सभी नदियों की मिलीजुली पवित्रता को महसूस करते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? भारत में नदियों को हमेशा जिंदा माना गया है। उन्हें माँ या देवी का दर्जा दिया जो हमारा पालन पोषण करती हैं। ऋग्वेद में देखिए तो ज्ञान की देवी सरस्वती नदी की तारीफ है। पुराणों में जाएं तो राजा भगीरथ की वो कहानी है जिन्होंने कड़ी तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये नदियों के लिए हमारे उस गहरे सम्मान को दिखाती हैं जो हमारी रग रग में बहता है। चलिए अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाते हैं। आस्था और अध्यात्म की शांत धाराओं से निकलकर अब हम उस दौर में चलते हैं जब इन्हीं नदियों को आज़ाद भारत की तरक्की का एक ताकतवर इंजन बनाने का सपना देखा गया था। ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक ऊंचाई नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये टिहरी बांध की ऊंचाई है जो भागीरथी नदी पर किसी विशाल पहरेदार की तरह खड़ा है। ये उस सोच का प्रतीक है जहां हमने तय किया कि हम नदियों की कुदरती ताकत को बिजली की गरज और खेतों की हरियाली में बदल देंगे। ये वाकई में पुराने नजरिए से एक बहुत बड़ा और हिम्मत भरा बदलाव था। इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी, ये सब सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं हैं। ये उस सपने की निशानियां हैं जो एक तरक्की करते देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देखे गए थे, ताकि बंजर खेतों तक पानी पहुंचे और हर घर बिजली से रोशन हो। और फिर सपना और भी बड़ा हो गया, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सोचिए जरा, एक ऐसा महासंकल्प जहां नदियों को नहरों के नेटवर्क से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और पानी को उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कृष्णा पेन्नार और कावेरी वैगई जैसी परियोजनाएं इसी विशाल सोच का नतीजा है। लेकिन एक सीधी सी बात है, जहां कोई चीज सबकी होती है वहां अक्सर टकराव भी होता है। जो नदी एक राज्य को जिंदगी देती है, वही नदी दूसरे राज्य के साथ झगड़े की वजह भी बन सकती है। एक ही जीवन रेखा दो किनारों के लिए बंटवारे की लकीर बन जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या है क्या। जब दो या दो से ज्यादा राज्य एक ही नदी के पानी के बंटवारे पर राजी नहीं हो पाते तो इसे ही इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कहते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 262 संसद को ये अधिकार देता है कि वो ऐसे संवेदनशील विवादों को सुलझाने के लिए खास कानून बना सकती है। और यह समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इन नामों से लग जाता है। रावी ब्यास से लेकर कावेरी तक देश के लगभग हर कोने में नदियां राज्यों को जोड़ने के साथ साथ उनके बीच तनाव की वजह भी बनी हुई हैं। कावेरी विवाद का मामला हमें बताता है कि इन झगड़ों को सुलझाना कितना मुश्किल और लंबा हो सकता है। सोचिए, ट्रिब्यूनल बना 1990 में, उसका फैसला आया 17 साल बाद 2007 में, और फिर फाइनल फैसले के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इन दशकों के इंतजार में तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तो आखिर ये विवाद इतने लंबे खिंचते क्यों हैं? देखिए, इसकी कई वजह हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली, ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बहुत ज्यादा देर होती है। दूसरी, पानी कितना है इस पर कोई भरोसेमंद साझा डेटा ही नहीं होता, जिससे एक दूसरे पर शक बढ़ता है। और अक्सर इन मुद्दों पर राजनीति होने लगती है और राज्य आखिरी फैसलों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। अब ये कहानी आज के सबसे बड़े संकट की तरफ मुड़ती है, सांस्कृतिक श्रद्धा और राजनीतिक लड़ाइयों से भी आगे। आज हमारी नदियां खुद अपने होने की लड़ाई लड़ रही हैं, और ये लड़ाई किसी राज्य से नहीं बल्कि हमसे है।
तो कहानी अब एक कड़वी सच्चाई के दोराहे पर आ खड़ी है। एक तरफ नदियों की वो तस्वीर है जिसे हम पूछते हैं पवित्र, जीवन देने वाली, और दूसरी तरफ आज की हकीकत है, गंदी, सूखती हुई और अपने वजूद के लिए लड़ती हुई नदियां। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में जहां ग्राउंड वाटर कभी 200 फीट पर मिल जाता था, आज जमीन को 1000 फीट तक खोदना पड़ रहा है। और उसके बाद भी पानी मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सीधा सीधा संकेत है कि हमारी नदियों और जमीन के पानी पर कितना भयानक दबाव बढ़ गया है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। नमामि गंगे जैसे राष्ट्रीय मिशन इस संकट से निपटने के लिए एक पूरा प्लान लेके चल रहे हैं। इसमें सिर्फ नदी के ऊपर ऊपर से सफाई नहीं है, बल्कि शहरों के गंदे पानी का मैनेजमेंट, किनारों पर पेड़ लगाना, जीव जंतुओं को बचाना और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक करना भी शामिल है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने नदियों को देवी माना, उन्हें विकास का मंदिर भी बनाया, उन पर राजनीति भी की, लेकिन अब जब वे खुद संकट में हैं तो क्या ये सिर्फ सरकार का काम है, या फिर ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन जीवन रेखाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखें? इस पर सोचिएगा जरूर।